So we'll go ahead with question number 7th of your section 2. Same current is flowing in two alternating circuits. हमारे पास दो alternating circuit है, उन दोनों में same current है, current की value same है. The first circuit contains only inductance, पहले में सिर्फ inductance है, and the other contains only a capacitor, दोनों में दूसरे में सिर्फ capacitor है. Good. If the frequency of EMF of AC is increased, the effect on the value of the current will be increases in the first circuit, decreases in the other, increase in both the circuit, decrease in both the circuit, decreases in the first, increases in the other. अब ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो. तुम्हारे पास है दो सर्किट, एक में सिर्फ इंडक्टर और एक में सिर्फ कैपेसिटर. बट दोनों के दोनों सर्किट में करंट की वैल्यू सेम है. एक में सिर्फ इंडक्टर, दूसरे में कैपेसिटर है. बराबर. अब आपको बोला है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, फ्रीक्वेंसी में चेंज करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ, तो इसका करंट पे क्या इफेक्ट होगा. सबसे पहले ये जो पहला सर्किट है यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ L है तो तुमको पता होना चाहिए E इक्वल्स टू आई एक्सएल, और इधर क्या होगा E इक्वल्स टू आई एक्स सी. हाँ कि ना. हाँ. तो I इक्वल टू क्या होगा E बाय एक्सएल, और इधर I इक्वल टू क्या होगा E बाय एक्स सी. तो I इक्वल टू E अपॉन 2 पाई एफ एल, क्योंकि ये होता है ओमेगा एल. होता है कि नहीं. आई इक्वल्स टू ई अपॉन एक्स सी. व्हाट इज एक्स सी. 1 अपॉन ओमेगा सी. हाँ कि ना. हाँ. और ओमेगा सी ऊपर गया क्या. हाँ. तो क्या हो गया ई ओमेगा सी. ई ओमेगा सी आ गया. यस. व्हाट इज ओमेगा 2 पाई एफ. व्हाट इज ओमेगा 2 पाई एफ. तो आई इक्वल टू क्या हो गया ए इंटू 2 पाई एफ इंटू सी. यहाँ पे I is inversely proportional to frequency. यहाँ पे I is directly proportional to frequency. तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो पहले सर्किट में करंट कम होता है और दूसरे में बढ़ता है. राइट. तो पहले सर्किट में करंट कम होगा तो डिक्रीज इन द फर्स्ट सर्किट एंड इंक्रीज इन द अदर. ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो याद रखना, रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन तीनों में से रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है. फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है. इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इसलिए करंट इन इंडक्टिव सर्किट और करंट इन कैपेसिटिव सर्किट भी किस पे डिपेंड करता है. फ्रीक्वेंसी पे. एक डायरेक्टली और एक इनवर्सली. अगला क्वेश्चन. इन एन आइडियल चोक रेशियो ऑफ इंडक्टेंस. ये क्वेश्चन तुमको होमवर्क है. एज आई टोल्ड यू मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन लूंगा. तो आई विल गो टू क्वेश्चन नंबर 9th. व्हेन अ डीसी वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट is applied to a coil of self inductance 2√3 by pi Henry, a current of 1 ampere flows through it. तो जब मैंने एक इंडक्टेंस को 200 वोल्ट का डीसी सप्लाई लगाया तो करंट कितना आया उसमें 1 एम्पियर. गुड. बट बाय रिप्लेसिंग डीसी सोर्स विद एसी सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, अभी मैंने डीसी सोर्स हटा के एसी लगा दिया 200 वोल्ट का, द करंट इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड टू 0.5 एम्पियर. तो अभी करंट जो है वो 1 की जगह पे 0.5 ही रह गया. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई पूछा है आपको. ओके चलो ठीक है. अभी देखो एक क्वेश्चन क्या है समझ लो वापस. इंडक्टेंस था, पहले डीसी सोर्स था, और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया तुमको कि अगर तुम्हारे पास कॉइल है, कॉइल में रिएक्टेंस वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है. इसका मतलब अगर मेरे पास डीसी सोर्स है, डीसी डायरेक्ट करंट सोर्स, उस केस में इंडक्टर रिएक्टेंस देता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे फ्रीक्वेंसी चेंज होता ही नहीं है. तो जब तक डीसी सोर्स है तब तक उस कॉइल का सिर्फ रेजिस्टेंस है. क्या है. रेजिस्टेंस है. तो ये याद रखना. केस वन, जब तुम्हारे पास डीसी सप्लाई है ना, और डीसी सप्लाई कितना है तुम्हारे पास, कितना है 200, तो V इक्वल टू आई आर यूज करके तुमको उस इंडक्टेंस का, इस कॉइल का, इंडक्टर का तुमको क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस. और तुम ये भी भूल जाते हो, मैंने तुमको ये भी बताया था कि कोई भी कॉइल हो वो कौन से मेटल से बनता है,
कंडक्टिंग, और हर एक कंडक्टिंग मेटल का क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो तुमको क्वेश्चन में इंडक्टेंस की वैल्यू तो बता दी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कौन बताने वाला है, एल तो बता दिया तुमको, आर कहाँ से मिलेगा, तो आर फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करोगे, जब तो डीसी सप्लाई लगाया है, रिएक्टेंस जीरो है, क्योंकि रिएक्टेंस आता ही तब है जब एसी सोर्स हो, जब तक डीसी सोर्स हो तब तक रिएक्टेंस की बात ही नहीं होती है। तो V कितना है, V 200, करंट कितना था 1, तो वो जो तुम कॉइल की बात कर रहे हो उस कॉइल का मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना है 200। ये क्लियर हो गया। अब तुमको क्या पूछा है, अब बोला कि अगर हमने समझो एसी सोर्स लगा दिया तो करंट कितना हो गया 0.5, और क्या पूछा है फ्रीक्वेंसी, केस टू इज एसी सप्लाई। अब जब तुम एसी सप्लाई लगाते हो, मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, मैं कुछ नया नहीं करने वाला, मैं यही फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। सिर्फ जब तुम एसी लगाते हो तो रेजिस्टेंस बोलते हो कि इम्पेडेंस बोलते हो, क्या बोलते हो, इम्पेडेंस, और ये वी बोलते हो कि ई आर एम एस बोलते हो, ई आर एम एस, और एक क्या बोलते हो, आई आर एम एस, वही सेम गुड। लेकिन इम्पेडेंस यहाँ पे अभी दो चीजों से बनेगा, किससे, रेजिस्टेंस से और रिएक्टेंस से, क्योंकि अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग सोर्स है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस है क्या, नहीं, साथ में कौन है, रिएक्टेंस। तो Z क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ई आर एम एस की वैल्यू कितनी दी है तुमको, ई आर एम एस 200, कितना दिया है 200, और करंट कितना बोला है 0.5, ऐसा बोला है 0.5 बोला है, तो 0.5 मतलब 1/2 हो गया ऊपर, तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 400, श्योर 400 हुआ ना, 0.5 1/2, 2 गया ऊपर, हाँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जरा इसको स्क्वायर करते हैं, अभी स्क्वायर करते हैं इसको, तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 400 का स्क्वायर, तो एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 400 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो देयरफॉर एक्सएल स्क्वायर इक्वल टू 400 स्क्वायर माइनस आर, आर कितना आया, आर कितना आया 200, गुड। अभी इसको सॉल्व करना है तो कर लो, तो यू हैव दिस इज 16 इंटू 10⁴ माइनस 4 इंटू 10⁴, बराबर, तो कितना आया ये, हाउ मच इज दिस, 12 इंटू 10⁴। तुमको फ्रीक्वेंसी पूछा था, फ्रीक्वेंसी पूछा है, यस, गुड। तो व्हाट इज एक्सएल, 2√3, अभी देखा था 2√3, 12 का रूट इंटू 10⁴, गुड। व्हाट इज एक्सएल, ओमेगा एल, व्हाट इज ओमेगा 2πfl, 2√3 इंटू 10⁴, और एल की वैल्यू तुमको दी हुई है ना क्वेश्चन में, कितना बोला है एल का वैल्यू, कितना है 2√3/π, तो ये जो एल का वैल्यू है वो कितना है 2√3/π इक्वल टू क्या आया 2√3 इंटू 10⁴, गुड। तो ये पाई ये 2√3 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये 2f इक्वल टू कितना 100, तो f कितना आ गया 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वी विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 17। ये अगेन अ गुड क्वेश्चन, एन आइडियल चोक। अभी ये ना तुम चोक ये सुन के टेंशन मत लेना, चोक एक कॉइल होता है, कॉइल एक इंडक्टर होता है, तो जहां भी चोक बोला होगा वो इंडक्टर है बस। सो एन आइडियल चोक ड्रॉज अ करंट ऑफ 8 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू एसी सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज, राइट। A pure resistor draws a current of 10 ampere when connected to the same source। तो जब मैंने एक चोक कॉइल लगाया तो करंट कितना आया 8 एम्पियर का, चोक कॉइल मतलब इंडक्टर, राइट। और आइडियल चोक होता है प्योर इंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस नहीं होता है। फिर तुमने प्योर रेजिस्टर लगाया मतलब उसमें भी इंडक्टेंस नहीं है, सेम सोर्स को लगाया तो उसमें करंट कितना मिला 10 एम्पियर। द आइडियल चोक मतलब वो जो कॉइल था वो और रजिस्टर अब तुमने सीरीज में लगा दिया, अब तुम दोनों लगा रहे हो, पहले एक लगाया था इंडक्टर, फिर लगाया था अलग से रजिस्टर, अब दोनों को कंबाइन कर दिया, एंड देन कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ 150 वोल्ट एंड 40 हर्ट्ज, बराबर।
द करंट इन द सर्किट बिकम्स, अब ये जेई का पी बाई क्यू ही है सीधा सीधा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, मैं तुमको अभी थोड़ा टाइम पहले बता रहा था, वापस बताता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप मतलब जो तुमको इन्फॉर्मेशन दी है तुम सिक्वेंशियली एक एक इन्फॉर्मेशन यूज करते हो। और उल्टा होता है, एक उल्टा होता है टॉप टू बॉटम, मतलब तुमको क्या फाइंड करना है वहां से स्टार्ट करो, वहां से स्टार्ट करो। तो क्या फाइंड करना है तुमको, अगर मैंने आइडियल चोक को और रजिस्टर को सीरीज में लगा दिया, और कौन से सोर्स पे लगाया, 150 वोल्ट और 40 हर्ट्ज, तो हमको करंट पूछा है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो एक पेज ब्लैंक छोड़ता हूँ क्योंकि मैं पहले केस 3 सॉल्व करने वाला हूँ। केस 3 में तुमको ऐसा बोला हुआ है कि हमने आइडियल चोक को और रजिस्टर को सीरीज में लगाया अक्रॉस सम सोर्स ऑफ ईएमएफ, राइट। इसकी वैल्यू L है, इसकी वैल्यू R है। आपको पूछा है कितना करंट मिलेगा इस सर्किट में। तो करंट IRMS, करंट मतलब IRMS वो होता है ERMS और अपॉन होता है Z, इम्पिडेंस, बराबर। वेरी गुड 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 गुड। और IRMS हो जाएगा ERMS, उसकी वैल्यू तो पता है हमको, पता है ना, बताया ना, कितना बताया, 150 वोल्ट, वो पता है, उसकी चिंता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL²। अब रेजिस्टेंस, क्या तुमको रेजिस्टेंस पता है, नहीं पता है, मतलब मुझे रेजिस्टेंस R पता नहीं है। क्या मुझे XL पता है, नहीं पता है, तो मैं XL भी फाइंड करूंगा, लेकिन XL फाइंड करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहो। चलो मैं पहले गलती करता हूँ, जानबूझ के मैं तुमको बताता हूँ कि गलती होगी कहाँ पे, और वो गलती तुमने नहीं करना, तो इसलिए अभी बता रहा हूँ मैं। अब मैं आ जाता हूँ, मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे IRMS चाहिए, उसके लिए ERMS चाहिए, वो तो पता है 150 वोल्ट है। क्या चाहिए, रेजिस्टेंस और XL, ना मुझे रेजिस्टेंस पता है ना मुझे रिएक्टेंस पता है। तो मैं आता हूँ केस 1 पे। अब केस 1 पे और केस 2 पे। केस 1 में तुमको बोला था कि हमारे पास सिर्फ एक चोक कॉइल है, और ये लगा दिया तुमने EMF का सोर्स, ये इंडक्टेंस L है, और ये जो EMF का सोर्स है ये 100 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज है, और इस केस में करंट कितना मिल रहा है, 8। अब ये इस केस में तुम E इक्वल टू क्या लिखोगे, I इंटू ओनली XL। क्यों ओनली XL, क्योंकि ये आइडियल चोक था, इसमें रेजिस्टेंस था क्या, नहीं, तो सिर्फ कौन है, रिएक्टेंस है, कौन है, रिएक्टेंस। और बाय द वे ये RMS वैल्यूज ही होती है, ये RMS ही होता है, हर केस में RMS होता है। तो XL क्या मिलेगा तुमको, ERMS अपॉन IRMS। व्हाट इज ERMS इन द फर्स्ट केस, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट बोला ना तुमको, बोला ना 100 वोल्ट, वेरी गुड, 100 वोल्ट कितना है, 100 वोल्ट। और करंट कितना था, करंट 8, तुमको पता है कितना आया, 12.5 ओहम। क्या आया, 12.5 ओहम। ये एक्सेल तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, बराबर, गलत, यही तो बोल रहा हूँ, यही तो गलती होती है। हम लोग क्या करते हैं, इधर से एक्सेल उठाते हैं वहां डाल देते हैं, फंस गए। क्यों फंस गए, क्योंकि ये जो एक्सेल की वजह तुमने 12.5 फाइंड की ना, वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे था। अभी थोड़ा टाइम पहले तुमको बताया मैंने, एक्सेल और एक्स की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो दूसरे केस में जो नया बैक सोर्स लगाया तुमने, वो 40 हर्ट्ज का सोर्स था। तो अभी क्या करेंगे फिर, अब ऐसा करेंगे, एक्सेल मिल गया ना, वेरी गुड, चलो एक्सेल तो मिल गया, लेकिन एक्सेल खुद क्या होता है, ओमेगा एल 12.5। ओमेगा क्या होता है, 2πf, बराबर, गुड। पहले केस में कितना सोर्स का फ्रीक्वेंसी था, 50 हर्ट्ज का, कितना था, 50, तो 50, ये आ गया आपका 50 हर्ट्ज इंटू एल। तुमको पता है 12.1 जा और 4 जा, 4 इंटू 2 8, तो L इक्वल टू ये 8 पाई, तो 1/8 पाई हेनरी। ये L की वैल्यू तुम यूज कर सकते हो, क्योंकि L इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करता, एक्सेल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो तुम ये L की वैल्यू यहाँ पे एक्सेल फाइंड करने के लिए यूज कर सकते हो। तो एक्सेल यहाँ पे जब फाइंड करोगे तो 2πf-L लिखोगे और x डैश बोल लोगे, क्योंकि नया फ्रीक्वेंसी है। कितना नया फ्रीक्वेंसी है, ये 40 का फ्रीक्वेंसी है, और तुम्हारा L कितना आया था, 8 पाई, ऊपर कितना है 80 पाई, नीचे कितना है
8 पाई, तो कितना हो गया 10 ओहम। अब मिल गया तुमको एक्सेल डैश, तो तुमको एक्सेल डैश मिल गया। अब तुमको क्या रह गया आर, वो आएगा केस 2 से। ये तो सिंपल है। केस 2 क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो नहीं हो, मतलब एसी हो डीसी हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। कितना करंट था 10 एम्पियर, बराबर सेम सोर्स, मतलब वोल्टेज इज सेम 100 वोल्ट। तो मैं इधर डायरेक्टली V इक्वल टू आई आर लिखूंगा, R इक्वल्स टू V बाई आई करूंगा। V कितना था 100, करंट कितना था 10, तो रेजिस्टेंस कितना है 10। अब ये 10 यहाँ पे यूज हो सकता है, तो देयरफॉर यू हैव आई आर एम एस इक्वल्स टू ई आर एम एस। ई आर एम एस की वैल्यू कितनी, ई आर एम एस कितना दिया है सेकंड केस में, कितना दिया है ई आर एम एस 150। तो ये ना, ये सेकंड केस में 150 है ई आर एम एस 150 अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डैश स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना 10 और ये भी कितना 10, 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर मतलब 2 बार 10 स्क्वायर मतलब 10 रूट 2, कितना 10 रूट 2। तो आंसर क्या आएगा 15 बाई रूट 2। अगला क्वेश्चन, अब इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने कवर नहीं किया, इसलिए होना चाहिए क्वेश्चन भी। द इंडक्टेंस ऑफ एन ऑसिलेटरी सर्किट ऑफ द रेडियो स्टेशन होना चाहिए, वो रेडियो स्टेशन हो गया, ठीक है। द इंडक्टेंस ऑफ द ऑसिलेटरी सर्किट ऑफ द रेडियो स्टेशन इज 10 मिली हेनरी। किसी रेडियो स्टेशन पे जो भी सर्किट होगा उसका इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी है और कैपेसिटेंस 0.25 माइक्रोफैरड का है। टेकिंग द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, मतलब रेजिस्टेंस को काउंट मत करो। वेवलेंथ ऑफ द ब्रॉडकास्ट वेव्स विल बी वेवलेंथ ऑफ द ब्रॉडकास्ट वेव, तो तुमको पता है, तुमको मैंने बताया भी था, नहीं बताया तो वापस बता देता हूँ मैं, बट आई रिमेम्बर टेलिंग यू। तो तुमको पता है वो जो पुराने टाइप के रेडियो आते थे ना, जिसके ऊपर से नॉब होता था, नॉब पहले सब बहुत खराब आवाज आएगा, फिर सडनली घुमाते घुमाते एकदम से क्लियर आवाज आ रहा है, बराबर। फिर वो बोलता है 98.5 समथिंग समथिंग एफएम, और रेडियो में रुचि है क्या मुझे नहीं पता, समथिंग लाइक दैट। तो तुम जब बेसिकली वो नॉब घुमाते हो, तुम पता है कर क्या रहे हो, पता है तुम फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे पता है क्या होगा, एक्सएल और एक्सए की वैल्यू चेंज होगी। और पता है जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ती है और एक्सए की वैल्यू कम होती है। और पता है ऐसा करते करते क्या हो जाता है, एक्सएल और एक्सए की वैल्यू सेम हो जाती है। और तुमको पता है एक्सएल और एक्सए की वैल्यू सेम है तो क्या बोलते हो, रेजोनेंस। और पता है रेजोनेंस पे क्या होता है, इम्पिडेंस मिनिमम, क्योंकि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी स्क्वायर, वो एक्सएल और एक्सए सेम हो गए तो 0 हो गया। और पता है इम्पिडेंस मिनिमम तो करंट क्या होता है, मैक्सिमम। अब जो तुम रिसीवर एंड पे रेडियो के साथ कर रहे हो वही ब्रॉडकास्ट एंड पे भी होता है, जहाँ से वो सिग्नल सब रिलीज करते हैं। तो बेसिकली तुम्हारे पास एक सर्किट है जिसमें एल और सी की वैल्यू है। तुमको पूछा है कि भैया ये सर्किट यूज करके जो तुम वेव इमिट करोगे उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, you have to tell me one thing, do you know or do you even remember speed is frequency into wavelength, v equal to n lambda, v equal to n lambda। याद रखिए, सिर्फ v को c बोल रहा हूँ क्योंकि रेडियो वेव ये बेसिकली जाता है विद स्पीड ऑफ लाइट, और फ्रीक्वेंसी को बोला है f। तुमको क्या पूछा है, वेवलेंथ। तो व्हाट इज वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ, c by f। ये f कहाँ से मिलेगा, ये f तुमको वो जो LC सर्किट है वहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा, तुमको कैसे मिलेगा, तुमको मैंने अभी बोला, अभी मैंने तुमको क्या बोला कि एक स्टेज पे ऐसा होता है कि एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू सेम हो गई तो रेजोनेंस हुआ। तो हमको पता है कि रेजोनेंस पे होता क्या है, तो हमको ये भी तो पता है कि रेजोनेंस पे ये होता है, और ये होता है मतलब ये होता है, और ये होता है मतलब ये होता है, और ये होता है मतलब ये होता है, और इसका मतलब ही ऐसा भी होता है, और इसका ही मतलब ऐसा होता है। और ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तुम्हारा काम हो गया। तुमको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहाँ पे से सब्स्टिट्यूट करना है। सो फ्रॉम 1 and 2
Therefore, from equation number 1 and 2, you have wavelength equal to c by frequency, but frequency is 1 upon, तो 1 upon 2 pi under root of LC. तो ये हो गया 2 pi under root of LC into C. अब देखो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। ये C कैपेसिटेंस है, वो C स्पीड है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं C मतलब स्पीड को लिखता हूँ V, तो कंफ्यूजन हमको नहीं करना। तो वो C इज कैपेसिटेंस और ये V आ गया आपका स्पीड, बराबर, पक्का पक्का। और ये 2 पाई, ये अंडर रूट ऑफ L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L, 10 मिली हेनरी, 10 into 10⁻³ मतलब 10⁻²। और C कितना है 0.25 माइक्रोफैरड, 0.25 मतलब 25 into 10⁻², और माइक्रो का 10⁻⁻⁶, तो कितना हो गया -8 हो गया ये, वेरी गुड। और स्पीड कितना होता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो ऐसा है, कैसा है, 25 का रूट 5 है, 5 into 3 15 है, 15 into 2 30 है, 30 पाई का 10 साइड में रख दिया, कितना हो गया 3 पाई, और वो 10 इसको दे दिया 10⁹, और ये 10⁻10 का रूट -5 और वो 9 +4 कितना +4 कितना +4, बराबर बराबर, हो गया 3 into पाई, 3 into 3.14 9.42, तो 9.42 into 10⁴ मीटर, 9.42 into 10⁴ मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अभी अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं 20 नंबर। An LC circuit contains a 20 millihenry inductor and a 50 microfarad capacitor with initial charge of 10 millicoulomb. तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो 10 मिलीकूलम का इनिशियल। द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नेग्लिजिबल, रेजिस्टेंस को छोड़ दो। लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट को क्लोज किया तो सर्किट में की होगा कहीं, तो वो की को बंद कर दिया मैंने, तो अभी सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट फ्लो होगा, मतलब कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग चालू होगा। याद है क्या एलसी ऑसिलेशंस, तो एलसी ऑसिलेशन में एक इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होता है, मैंने जब बताया था। तो बोला की इंसर्ट करोगे तो सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट फ्लो होगा। तो लेट द इंस्टेंट द सर्किट इज क्लोज t equal to 0, at what time the energy stored completely becomes magnetic, तो कितने टाइम के बाद जो कैपेसिटर का एनर्जी था, मतलब कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है जो होता है हाफ CV², क्या होता है हाफ CV² या फिर Q²/2C, Q²/2C, हाफ CV² Q²/2C या QV/2। अब डिपेंड करता है तुमको क्या क्या दिया है उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर तुमको C और V दिया हो, यहाँ पे C दिया है, V दिया है क्या, नहीं, C दिया है, हाँ V दिया है, नहीं, तो CV²/2 हो सकता है क्या, नहीं। फिर QV/2 यूज होगा, नहीं, क्योंकि Q दिया है V नहीं दिया, फिर क्या यूज करेंगे Q²/2C, Q दिया है, हाँ, C दिया है, हाँ, तो इनिशियल एनर्जी क्या था Q²/2C को कैलकुलेट करो, वो किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा का पूरा हाफ Li² मैग्नेटिक एनर्जी में। कितने टाइम में हुआ, बस ऐसा क्वेश्चन है। थोड़ा सा तुमको इसको सॉल्व करने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगेगा जो मैं बता देता हूँ तुमको। अभी जिनको एलसी सर्किट ही नहीं याद है ना, मैं उनको बता देता हूँ एलसी सर्किट क्या होता है। एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, वो दोनों इस तरीके से कनेक्टेड है। यहाँ पे की है, यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया मैंने, यहाँ पे की है की। ये कैपेसिटर जब तक की क्लोज है तब तक कैपेसिटर चार्ज कंडीशन में है, और यहाँ पे करंट नहीं होने के मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मतलब शुरू में पूरा का पूरा एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक है कैपेसिटर के अंदर, और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं बना, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है ही नहीं वहाँ पे, तो इनिशियली एनर्जी इधर है उधर कुछ नहीं है। अब जैसे ही मैंने क्लोज किया की को, तो तुमको याद होना चाहिए, मैंने तुमको ये एलसी ऑसिलेशन अच्छे से पढ़ाया है, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि जब तुम की को क्लोज करते हो तो करंट बढ़ने लगता है, करंट बढ़ने लगता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पे
जो कैपेसिटर के अंदर का इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होने लगता है। और तुमको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि T/4 टाइम में, टाइम पीरियड बाय 4 टाइम में ये एनर्जी पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया। टाइम पीरियड बाय 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए लगता है टाइम पीरियड बाय 4। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकेंड में 4 बार ऐसा होता है, यहाँ से वहाँ कन्वर्जन, वहाँ से वापस यहाँ कन्वर्जन, यहाँ से वहाँ कन्वर्जन, वहाँ से यहाँ कन्वर्जन, क्योंकि नाम में ही था एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशन में इफ यू रिमेंबर, अगर मैं इसको ऑसिलेशन से भी कंपेयर कर लूँ ना, मीन से एक्सट्रीम तक T/4, एक्सट्रीम से मीन तक T/4, लेफ्ट एक्सट्रीम तक T/4, वापस T/4। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पूरा मैग्नेटिक में होता है T/4 में, वापस से यहाँ आता है T/4 में, वापस यहाँ पे आता है T/4 में, फिर आता है T/4 में, बराबर। तो ये टाइम लगता है पहली बार कंप्लीटली इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, तो T/4। अब ये T/4 मतलब मुझे T/4 फाइंड करना है, लेकिन मैं T कैसे फाइंड करूँ? तुमको पता है ये जो LC सर्किट है, ऑसिलेटरी सर्किट, ये खुद एक रेजोनेंट सर्किट है। और रेजोनेंट सर्किट में अभी हमने देखा ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/2π√LC। और तुमको पता है टाइम पीरियड होता है 1/फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड 1/फ्रीक्वेंसी, तो क्या आ गया, 2π√LC। तो टाइम पीरियड आ गया। तो टी क्या आ गया, टाइम पीरियड बाय 4, तो टी क्या आ गया, 2π√LC/4। तो ये आ गया π/2, क्योंकि ये कैंसिल कर लिया। एल और सी की वैल्यू तो दी है ना तुमको, एल कितना है 20 मिली, मतलब 2 × 10⁻³ -2, 20 मिली था ना, तो 20 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻²। और वो कितना, 50 माइक्रो, 50 माइक्रो, माइक्रो मतलब 5 × 10⁻⁵। ये 5 और 2 10, 10 और 10⁻² मतलब 10⁻⁻1 और 10⁻⁵ मतलब -6, और उसका रूट मतलब -3। तो π/2 × 10⁻⁻3, पाई 3.14, उसका आधा 1.57, तो 1.57 × 10⁻³ मतलब 1.57 मिली सेकेंड्स। तो 1.57 मिली सेकेंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। तो अब याद रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को कंप्लीटली मैग्नेटिक में कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड बाय 4। टाइम पीरियड क्या होता है, 1/फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/2π√LC। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दैट आई वांट यू टू डू इज, कम से कम पता होना चाहिए किस टाइप से सॉल्व होता है ये वाला। अब ये वाला मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये नीट का PYQ है। नीट का PYQ, ये जो क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा नीट का PYQ है। गुड। सिर्फ वहां पे जो वेव फॉर्म था वो थोड़ा सा अलग था, स्लाइटली। द RMS वोल्टेज ऑफ द वेव फॉर्म शोन इज, RMS वोल्टेज पूछा है इस वेव फॉर्म का। अब तुमको सबसे पहले RMS इसका डेफिनेशन याद होना चाहिए। याद है क्या, हमने रूट मीन स्क्वायर कैसे फाइंड किया था, हमने लिखा था रूट मीन स्क्वायर, लेकिन हमने पहले एक्चुअली रूट मीन स्क्वायर नहीं लिखा था, हमने पहले मीन स्क्वायर लिखा था, मीन स्क्वायर, याद है क्या? और तुमको याद है कैसे फाइंड करते हो, इंटीग्रेशन v² dt, और ये RMS वैल्यूज जो होती है वो फुल साइकिल पे डिफाइन होती है। किस पे, फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू किस पे डिफाइन होती है, हाफ साइकिल। तो यहाँ पे 0 से क्या लिखोगे, कैपिटल T, क्या लिखोगे, कैपिटल T। तो वो RMS जो तुमने वहां सीखा वो नहीं पता होगा तो ये नहीं पता होगा। अब मैथ्स चाहिए, मैथ्स चाहिए। क्यों मैथ्स चाहिए, इसलिए चाहिए, तुमको अगर दिखा होगा यहाँ पे, तो ये हाफ साइकिल में +10 है और अगले हाफ साइकिल में -10 है। वैसे तो यहाँ फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि ये v का स्क्वायर है, तो -10 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, +10। लेकिन जो नीट का PYQ था ना, उसमें इधर v0 बोला था और वो वेव फॉर्म ऐसा आया, इधर 0 हो गया डायरेक्ट, तो वहाँ पर नेगेटिव था ही नहीं। मतलब वो जो नीट का PYQ है उसमें जब तुम इंटीग्रेट करोगे ना,
तो तुमको इंटीग्रेशन के दो टुकड़े करने पड़ेंगे। एक होगा 0 से t/2 जब वैल्यू कितनी है v0, और एक है t/2 से t तो वैल्यू कितनी है 0। तो तुम्हारे यहाँ पे वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुमको पूरा का पूरा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। अब प्रॉब्लम क्या आ जाता है, हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो t की वैल्यू है टाइम की 0 से लेके हाफ टाइम पीरियड तक, 0 से लेके हाफ टाइम पीरियड तक वोल्टेज का वैल्यू कितना आ रहा है +10, और जब t की वैल्यू t/2 से कैपिटल T तक है तो वोल्टेज का वैल्यू कितना आ रहा है -10। इसमें -10 आया। तुम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं जानबूझ के तुमको ऐसा करके दे रहा हूँ बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। नंबर 1, ये तुमको मैथमेटिक्स में भी मदद करने वाला है CET में। नंबर 2, अगर थोड़ा सा भी वेव फॉर्म चेंज कर दिया तो तुमको पता होगा कि मुझे करना क्या है। तो तुमको ये पता होना चाहिए, मैं इसको V1 बोलता हूँ, इसको मैं V2 बोलता हूँ। तो अभी करोगे क्या, ऐसा करेंगे, ये जो इंटीग्रल है ना इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। तो बाय द वे मेरा एक्सपेक्टेशन कम से कम ये है कि तुमको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन dt क्या होता है t, और लिमिट्स क्या है 0 से t। तो वो सब सॉल्व करके क्या हो गया कैपिटल T टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। तो ये जो है ना, ये इंटीग्रेशन dt मैं लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 0 to t इज इक्वल टू कैपिटल T। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको कैपिटल T लिख दिया गुड। अब ये जो इंटीग्रल है इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। एक है 0 से t/2, उस केस में v1² dt क्योंकि तब वोल्टेज की वैल्यू +10 थी, प्लस इंटीग्रेशन t/2 से t v2² dt। और तुमको CET में मैथमेटिक्स में इस टाइप के इंटीग्रल आते हैं जब तुमको दो अलग अलग इंटरवल्स में दो अलग अलग वैल्यूज दी होती है फंक्शन की। देखा क्या अभी तक कहीं तो सॉल्व किया है? नहीं किया तो प्रैक्टिस कर लो, आता है ऐसा। अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यूज दी होती है। तो ये आ गया V_RMS² इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, गुड। देन इंटीग्रेशन V1² 0 to t/2, V1 is 10² dt प्लस t/2 to t -10 का स्क्वायर भी +10² dt। तो इस क्वेश्चन में तुमको वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला क्योंकि -10 का स्क्वायर आ गया। अगर वो 0 होता तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन 0 होता, तो ये हो जाएगा V_RMS² इक्वल टू 1/t, ये 10² बाहर 0 to t/2, 0 to t/2। अच्छा ये 10² दोनों में से बाहर निकाल लूँ क्या, चलेगा ना ऐसा? तो थोड़ा स्टेप्स कम हो जाएंगे अपने, तो दोनों में से बाहर निकाल लेता हूँ 10² प्लस यहाँ पे भी t है लेकिन यहाँ पे t/2 से कैपिटल T तक है, गुड। तो ये आ गया 10²/t, वेरी गुड। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t/2 और t/2 तो कितना हो गया t, ये t कैंसल। तो व्हाट इज V_RMS²? 10²। तो आंसर 100 नहीं आएगा, दिया भी नहीं है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने V_RMS पूछा है, हमने तो स्क्वायर करके रखा है। इसका रूट लोगे, क्या लोगे इसका रूट, तो V_RMS जब करोगे, जब रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर